हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 100 दिन बचे हैं और हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर एक जो कंसेप्ट है जिसमें डाउट होता है स्टूडेंट्स को, वो है ये 3 टाइप के फंड्स और इनके बारे में किस तरीके का सवाल आ सकता है। तो आज हम एक एक करके तीनों फंड्स के फंडे को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपके पॉलिटी के बेसिक डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। 3 फंड्स की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार के पास पैसा कहां कहां से आ सकता है। एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है, एक स्टेट में गवर्नमेंट है, तो दोनों लोगों के पास, दोनों गवर्नमेंट्स के पास कहीं ना कहीं से पैसा आता है। अब उस पैसे को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है और उसमें से जो खर्चा किया जाएगा, स्पेंडिंग की जाएगी, उसके ऊपर कितना कंट्रोल सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, मिनिस्टर्स का होगा और कितना कंट्रोल पार्लियामेंट का होगा, उसके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर टेबल को समझें। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल विल रिड्यूस। ध्यान रखना, जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल उस फंड के ऊपर, उस खजाने के ऊपर कम होता चला जाएगा। वील स्टार्ट विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के अंदर क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 3 में इसका मेंशन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द मेन ट्रेजरी, मेन खजाना जो है सरकार का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही है। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सरकार को जो भी रेवेन्यू रिसीव होता है, रेवेन्यू मींस जो भी सरकार की इनकम है, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करके आई हुई इनकम हो, चाहे वो किसी और सोर्सेज से सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आई हुई इनकम हो, है ना, जैसे रेलवे सर्विसेज, टिकटिंग सर्विसेज, बुक्स बेच के, कोई भी तरीका हो रेवेन्यू कमाने का, वो सारा पैसा सरकार का है और सरकार के पास जाएगा। इसके अलावा सरकार ने जो लोन्स या बोरोइंग की है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम पे बोरोइंग की हो यानी एक्सटर्नल बोरोइंग, या देश के अंदर बोरोइंग की हो, वो पैसा इस कंसोलिडेटेड फंड के अंदर इकट्ठा होगा। अगर सरकार ने कोई लोन दिया था और उस लोन का रिपेमेंट हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट रिपेमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट हो, वो सारा पैसा कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। सो इन शॉर्ट, whatever income that the government earns, इनकम मतलब जो सरकार का पैसा है और सरकार खुद अब उसे इस्तेमाल करेगी बजटिंग के दौरान, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर हम जब पैसा लेके आते हैं, कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, या हम उसमें से पैसा निकालते हैं यानी एप्रोप्रिएट करते हैं, दोनों सर्कमस्टांसेस में हमें पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल 266 में सिर्फ एप्रोप्रिएशन के बारे में बोला है। टेकिंग मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 देखोगे, वहां पे आप देखोगे कि जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करना है, उससे रिलेटेड कोई बिल होता है तो उसे भी मनी बिल कहते हैं। इन शॉर्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना या जमा कराना दोनों मनी बिल की परिभाषा में आता है और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना यह नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट हर साल बजट के दौरान एक एक्ट पास करता है, इस साल भी करेगा, आप देखोगे, जिसका नाम होता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट इज द 5th स्टेज इन द एनैक्टमेंट ऑफ बजट। 6 स्टेजेस ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ बजट आर देयर, जिसमें 5वां स्टेज होता है एप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना, जिसके अंदर आप जितना पैसा आप इसमें से निकालने वाले होते हो वो सब लिस्ट कर देते हो। दोस्तों, एप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है चार्ज्ड on consolidated fund of India, that is expenditure charged upon consolidated fund of India, and other expenditure। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 112 में कि अगर आपने एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देना है
ब्यौरा मतलब अकाउंट देना है, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूजिंग द अप्रोप्रिएशन बिल. सो यू विल हैव टू फर्स्ट distinguish between charged expenditure and other expenditure. What is charged expenditure? Charged expenditure वो होता है जिसके ऊपर लोकसभा में डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं हो सकती. यानी अगर सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि इस साल उस खर्चे में 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे तो लगेंगे, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी कि इसे कम कर दो, इसे बढ़ा दो, इसे चेंज कर दो, इसे मॉडिफाई कर दो, कुछ नहीं. बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, बट इट वोंट बी चेंज्ड, बदलेगा नहीं. दिस इज कॉल्ड चार्ज्ड एक्सपेंडिचर. आर्टिकल 112 के अंदर ही यह भी बताया गया है कि किस तरीके के स्पेंडिंग को आप चार्ज्ड में इंक्लूड करते हो. एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशंस, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरीज, अलाउंसेस, सीएजी की सैलरीज, अलाउंसेस. ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो चार्ज एक्सपेंडिचर में गिनते हो. ये टोटल खर्चा कहां से हो रहा है? इट इज हैपनिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर आस्किंग फ्रॉम द पार्लियामेंट. बी वेरी श्योर अबाउट इट. अदर एक्सपेंडिचर में बाकी हर मिनिस्ट्री को जिस स्कीम के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए जितना पैसा चाहिए वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट डिमांड फॉर ग्रांट मांगता है और उस डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर फिर डिस्कशन भी होता है, वोटिंग भी होती है. तो उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे. वापस आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर किसका फाइनल कंट्रोल है? ना प्रेसिडेंट का, ना किसी और का. फाइनल कंट्रोल पार्लियामेंट का है. ठीक है. नाउ यू कुड, अब इसमें आप बाल की खाल निकाल सकते हो कि साइन तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना, तो कंट्रोल तो प्रेसिडेंट का ही हुआ. नहीं, जब भी पार्लियामेंट को कोई पावर दी जाती है कैटेगोरिकली, जब भी बोला जाता है कि कोई चीज कानून के थ्रू की जा सकती है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट को वो पावर दी गई है. पार्लियामेंट हैज द पावर, ये याद रखना. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कंट्रोल आप देख रहे हो कि सारा का सारा पार्लियामेंट के पास है और इसीलिए हर साल बजट के टाइम पे एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है. अगले साल हम इतना खर्चा करने वाले हैं तो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 20 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़ जो भी अमाउंट है वो चाहिए. ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पहले पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं हम पहले? क्योंकि यहां पे ये कैटेगोरिकली आर्टिकल 266 में ही लिखा है कि इनके अलावा जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है, यानी रेवेन्यू जो उसका है, लोन जो उसने अभी बोरोइंग की है और लोन की रिपेमेंट, इसके अलावा जो भी पैसा सरकार के पास आएगा डेली अकाउंटिंग के दौरान, वो कहां जाने वाला है? वो जाएगा एक दूसरे अकाउंट में जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट. पब्लिक अकाउंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि बाकी सारे खर्चे आप पब्लिक अकाउंट में डाल देना. अब उसके बारे में वो और डिटेल में नहीं जाता है. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब इस बात पे जरूर डिबेट हो रही थी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कौन से आपको चीजें रखनी है और कौन सी चीजें इसके बाहर रखनी है, क्योंकि आपको इसके लिए हमेशा पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. तो कुछ चीजें सरकार के, मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे रखी गई जिसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो आजादी से पहले वाले एक्ट्स थे उनमें पब्लिक अकाउंट नहीं हुआ करता था, लेकिन यह आजादी के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एडिशनल अकाउंट रखा. इसमें कौन से पैसे आते हैं? इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आता है फ्रॉम द स्मॉल सेविंग स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट और प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय. आप देखोगे इसमें जितना भी पैसा आ रहा है, एटलीस्ट इन द टॉप 3 सेगमेंट्स, दिस इज ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस. रिटर्नेबल बेसिस मतलब ये सरकार का पैसा नहीं है, सरकार का ओनरशिप नहीं है इस पैसे पे, सरकार ने बस इसे डिपॉजिट के तौर पे अपने पास रखा है. यू सी द डिफरेंस हेयर. द मनी इज द गवर्नमेंट्स टू स्पेंड बाय द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट. देयर इट इज नॉट द गवर्नमेंट्स मनी. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पीएफ, अगर प्राइवेट एम्प्लॉइज ईपीएफओ में पीएफ सबमिट करते हैं, वो सारा यहां जा रहा है. स्मॉल सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की निकलती हैं या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की निकलती हैं, वो सारा पैसा यहां जा रहा है. रिजर्व फंड्स, रिजर्व्स आर केप्ट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट.
सरकारी एंटरप्राइजेस हैं, सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उनके लिए कुछ रिजर्व रखा जाता है ताकि अगर कल को फेल हो गई तो उनको कुछ पैसा दिया जाए। सेम वे डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप जब गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपसे कुछ अर्नेस्ट मनी, कुछ डिपॉजिट अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जो बाद में रिटर्नेबल है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। तो इसका मतलब है कि इसमें वो वाला पैसा जाता है दोस्तों जो गवर्नमेंट को या तो वापस देना है या उस पर इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम में पीएफ में तो इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा ना। इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जो भी पैसा आता है उसका कंट्रोल उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, उसके कर्मचारियों के पास होता है। सो फॉर एग्जाम्पल पीएफ में आया पैसा का कंट्रोल किसके पास होगा? ईपीएफओ के पास। सो इट इज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड देयर एम्प्लॉइज हु हैव कंट्रोल ओवर दिस पब्लिक अकाउंट। ठीक है, सो एनी अदर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस कम्स इन दिस एंड इट इज ऑन रिटर्नेबल बेसिस। सो पार्लियामेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर हाउ दिस मनी विल बी स्पेंट। इस मनी को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, कहां पे इसको और फर्दर इन्वेस्टमेंट में डाला जाएगा, पार्लियामेंट का उसके ऊपर कोई रोल नहीं है। हां, हो सकता है स्पेसिफिक कानून बनाओ, है ना, जैसे ईपीएफओ एक्ट बनाओ तो शायद उसके अंदर पार्लियामेंट लिख दे कुछ, लेकिन पार्लियामेंट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस डज नॉट से कि इसका पैसा इतना ही जाना चाहिए। सो सबसे कम कंट्रोल पार्लियामेंट का किसके ऊपर है? पब्लिक अकाउंट के ऊपर। अब तीसरा जो फंड है जो आर्टिकल 267 के अंदर मेंशन्ड है, अगला आर्टिकल, वो है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी का नाम समझ के आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी सिनेरियो जिसकी आपने एंटिसिपेशन नहीं की है लेकिन साल के दौरान आपको वो देखने को मिलती है, तो आपके पास एक रेडी टू यूज पर्स होना चाहिए जिसमें आप हाथ डालो और पैसा खर्च दो, है ना। ऑब्वियसली इट कुड बी एनी कैलामिटी, इट कुड बी एनी रिक्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर और इवन वॉर लाइक सिचुएशन। उसके लिए आप जो पैसा खर्चा करोगे पार्लियामेंट से पूछे बिना आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है पार्लियामेंट के प्रोसेस में। इसीलिए एक अलग से फंड बनाओगे। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में यह साफ साफ लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन बाय लॉ क्रिएट अ कंटिंजेंसी फंड। इसका मतलब पार्लियामेंट कानून पास करता है, कानून पास करने के बाद वो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाता है। इसके लिए आपको कानून पास नहीं करना पड़ा, इसके लिए भी आपको सेपरेटली कानून नहीं पास करना पड़ा, पर इसके लिए आपको कानून पास करना पड़ा, दैट इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तहत जब शुरू किया गया था, सीडी देशमुख जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू किया था 1950 में ये बिल इंट्रोड्यूस करते हुए, तब 15 करोड़ रुपए इसमें जमा कराने के लिए रखे थे। 15 करोड़ रुपीस, 15 करोड़ रुपीस इसमें जमा कराने के लिए बोला था। और इसका जो स्पेंडिंग का कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कस्टडी में। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द कंट्रोल, बट President of India has delegated that control to Finance Secretary. फाइनेंस सेक्रेटरी को डेलीगेट किया। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट फंड बनाएगा और पार्लियामेंट फंड बना के, एक्ट बना के उसमें लिखता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी के पास इसका कंट्रोल रहेगा। इसमें जब शुरुआत हुई थी तो 15 करोड़ रुपए थे। इसमें यह लिखा भी गया कि यह अमाउंट समय समय पर एक्ट के जरिए पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। तो तकरीबन 10 बार इस एक्ट को चेंज किया गया, 2021 में लास्ट टाइम चेंज किया गया। तो अब इसमें कितना पैसा रखा जाता है? अब इसमें रखा जाता है 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब यह किसके लिए है? यह है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने आर्टिकल 115 और 116 का मेरा वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। आर्टिकल 115 और 116 के अंदर जो ग्रांट्स मेंशन्ड है उसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब उसमें मैंने ये बताया है कि ऐसा हो सकता है कि बजट पास होने के बाद आपको पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़े किसी पर्टिकुलर स्कीम पे, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे। उस पैसे को आप यहां से निकाल सकते हो। इफ इट इज एन अनफोर्सीन सर्कमस्टांस यू कैन टेक मनी आउट ऑफ दिस फंड। लेकिन फिर आपको पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है कि सर मैंने ना इतना पैसा निकाला था तो प्लीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ये रिफिल कर दो। तो मैंने 30,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए निकाल दिए थे, अब इसमें 29,000 करोड़ रुपए बच गए, लेकिन मुझे तो इसको 30,000 पे मेंटेन करना है। तो मैं पार्लियामेंट से पूछूंगा
So I take post facto approval from the parliament after taking money from consolidated contingency fund of India. तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, इसमें से पैसा निकालने से पहले मुझे पार्लियामेंट से नहीं पूछना, लेकिन पैसा निकालने के बाद मुझे पार्लियामेंट को बताना है कि मैंने इतना पैसा निकाल दिया था, प्लीज इसको रिफिल करने के लिए पैसा दे दो। क्योंकि रिफिल करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इसी फंड से आ रहा है, ये तो सबका फादर फिगर है ना, सारा पैसा तो यही है। तो इसको रिफिल करने के लिए मैं फिर पार्लियामेंट से पूछता हूं कि पार्लियामेंट जी मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ और प्लीज इसे रिफिल कर दीजिए, क्योंकि एक्ट के हिसाब से इसे 30,000 करोड़ रुपए पे मेंटेन करना होता है। इसका मतलब इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, लेकिन इट इज लेस देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई आई सेड दैट एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, वी विल मूव टुवर्ड्स लेस एंड लेस पार्लियामेंट्री कंट्रोल. These were the three funds that are mentioned in the constitution: polity, governance, science and tech, international relations, history, geography, सभी चीजों को, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टैटिक प्लस करंट की लास्ट तैयारी शुरू कर रहे हैं हम प्रीलिम्स की, लास्ट बैच है। 10-10 दिन में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। इन सब्जेक्ट की कंप्लीशन के साथ साथ टेस्ट्स भी होंगे और साथ में सीसैट भी रहेगा। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। आप बताइए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, टॉपिक इन द कमेंट्स, ठीक है, टॉपिक इन द कमेंट्स। थैंक यू।